नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 को आगे की ओर बढ़ाते हैं। हमने पिछली बार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिनरल्स के बारे में देखा था। वर्ल्ड में कहाँ पर कौन सा मेजर जो हमारे यहाँ पर हमारा जो मिनरल्स पाया जाता है, हम आज आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो आगे की शुरुआत में सबसे पहले नंबर आता है यूजेज ऑफ मिनरल्स, कि हमारे लिए क्या उपयोग है इनका। मिनरल्स आर यूज इन मैनी इंडस्ट्रीज। मिनरल्स विच आर यूज फॉर जेम्स are usually hard. These are then set in a various style for jewelry. Copper is another metal used in everything from coins to pipes. Silicon used in computer industries is obtained from the quartz. Aluminium obtained from its ore. Bauxite is used in automobiles and airplanes. बोटलिंग इंडस्ट्रीज़, बिल्डिंग एंड एवन इन ए किचन कुकवेयर। देखो, इसमें तो कोई सोचने वाली तो बात है ही नहीं कि भाई हमें मिनरल्स किस प्रकार से उपयोग होते हैं। मिनरल्स बहुत बड़ी मात्रा में हमारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके बाद अलग अलग प्रकार के मिनरल्स हमें अलग प्रकार के जो है यूजेज में देखने को मिलेंगे। जैसे कॉपर की बात है, कॉपर आपको क्या है कि जो मेटल के रूप में यूज किया जाता है। जैसे कि आप उनसे क्या है कॉइन बना सकते हैं, कॉइन से लेके पाइप तक का निर्माण कर सकते हैं आप। इसके अलावा यदि हम बात करें दूसरे तरीके से, क्या है कि भाई हम मिनरल्स को क्या ज्वेलरीज में भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद सिलिकॉन होता है, जो सिलिकॉन वो क्या हमारी कंप्यूटर इंडस्ट्रीज़ के लिए वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम जो बॉक्साइड से प्राप्त किया जाता है, आयरन ओर के रूप में जो बॉक्साइड होता है उससे एल्यूमिनियम की जो प्राप्ति होती है उसका प्रयोग हम एयरप्लेन में करते हैं, ऑटोमोबाइल में प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है बिल्डिंग में उपयोग होता है बहुत बड़ी मात्रा में, यहाँ तक कि हमारे जो किचन है उन किचन में भी बहुत बड़ी मात्रा में आपको क्या मिनरल्स यूज होते हुए देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आगे आपके दिखा नहीं रखा, इसके अलावा क्या देखो हम भी तो मिनरल्स हमारे जो खाने में भी तो उपयोग होते हैं। हम क्या है जैसे नमक की बात कर सकते हैं, तो नमक क्या हमारे खाद्य पदार्थों के रूप में क्या है कि मिनरल्स के रूप में कार्य करता है। उसके बाद हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ द मिनरल्स। शुरुआत करते हैं। मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स ऑफ द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द मिनरल्स. The rate of formation is much smaller than the rate of which the humans consume these minerals. It is necessary to reduce wastage in the process of mining. Recycling of the metal is another way in which the minerals resource can be conserved. देखो हमने क्या किया था, अभी जो मिनरल्स की कैटेगरी की थी हमने दो प्रकार से जहाँ डिवाइड किया था, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो हमने वहाँ पर बात की थी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपको सरफेस के ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलेंगे। हम कह सकते हैं कि ये जो मिनरल्स हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में। तो इसलिए क्या है कि जैसे हम एक बार इनका प्रयोग कर लेते हैं तो क्या है इनको जो इनके बनने की प्रक्रिया वो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। ये जो यदि हम बात करें कि इनका जो स्केंद्रण की बात करेंगे, जब वहाँ पर ये एकत्रित होते हैं मिनरल्स और इनके बनने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या बहुत कई हज़ारों साल क्या है हमारे लग सकते हैं। और एक और जो हमारे लिए समस्या दूसरी है कि जो इसके बनने की जो रेट है और जो हम उसको मनुष्य जो उसको कंज्यूम कर रहा है उसको उस दर में क्या बहुत ज़्यादा अंतर पा जाता है। इसका मतलब क्या कि हम क्या बहुत बड़ी मात्रा में इन मिनरल्स का यूज करते चले जा रहे हैं और क्या बहुत ज़्यादा तीव्र गति से उपयोग करते चले जा रहे हैं, जबकि इनके जो बनने की दर है वो क्या है बहुत ही कम है। और इसलिए क्या कि हमें क्या करना पड़ेगा, जो कह सकते हैं कि भाई जो वेस्टेज है उसको क्या है हमने कम रिड्यूस करना पड़ेगा माइनिंग के द्वारा। इसके अलावा क्या हमें मेटल्स को रिसाइकिल कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं भाई मेटल को रिसोर्स करने के बाद रिसाइकिल रिड्यूस से वही बात होगी, रिसाइकिल की बात करेंगे हम कि हम उनका रिसाइकिल कर सकते हैं, जिससे क्या कि हम दोबारा से उनकी प्राप्ति कर सकते हैं भाई। उसके बाद है ये हमने बात की थी, हम बात कर रहे थे मिनरल्स के बारे में थी। अब हम थोड़ा सा ये हम ये बात कर रहे थे मिनरल्स क्या होते हैं, मेटेलिक फॉर्म में होते हैं, नॉन मेटेलिक फॉर्म में होते हैं। उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा, हमने अभी यूजेस पढ़े इसके बारे में। अब हम पावर रिसोर्सेज के बाद पढ़ेंगे कि जो हमारे लिए ऊर्जा का साधन बनते हैं। सन इज़ मदर बिगेन्स हर डे बाय स्विचिंग ऑन द गीजर. सी आयरनिंग सन इज स्कूल यूनिफॉर्म बिफोर वेकिंग हिम अप. सी देन rushes to the kitchen to prepare a glass of orange juice for him in the blender. उसके बाद क्या कि भाई एक सन्नी की मदर है वो क्या है उसके जो दिन की शुरुआत क्या करती है, एक गीजर को क्या ऑन कर देती है, जिसको हम क्या कि जो गर्म पानी होता है वो करने के लिए। उसके बाद क्या वो उसमें वो क्या करती है सन्नी के कपड़ों को यूनिफॉर्म जो स्कूल की यूनिफॉर्म है उसको क्या है ये आयरन करती है, प्रेस करती है, समझते होंगे आप लोग। उसके बाद वो यानी कि क्या है कि भाई मेरे उठने से पहले तैयार कर देती है। उसके बाद क्या है कि भाई वो किचन में जाती है और मेरे लिए जो है ऑरेंज जूस का जो गिलास है वो बनाने के लिए वहाँ पर चली जाती है। सनी हैव यू फिनिश्ड टेकिंग बाथ, कम एंड हैव यू ब्रेकफास्ट, कॉल आउट मदर वाइल प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट ऑन द गैस स्टोव फॉर द सनी। उसके बाद उसने कहा था कि
क्या तुम अपना स्नान कर चुके हो? यदि स्नान कर चुके तो आपका ब्रेकफास्ट रेडी है, आप आए और अपना ब्रेकफास्ट करें। और ये बात उसने कब कही? जब वो क्या गैस के ऊपर उसके लिए ये ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही थी। While going to school, Sunny forgot to switch off lights and fans. When mother switches them off, she thinks that life in the cities may be more comfortable, but its dependency on more and more gadgets, all of the which consume energy, has led to a wide gap between the demand and the supply. With the advent of the science and technology, the lifestyle are changing very fast. उसके बाद है कि जैसे ही वो सनी क्या स्कूल की तरफ जाता है तो क्या वो उन जो लाइट थी और जो उसका फ़ैन था उसको बंद करना वो भूल जाता है। उसके बाद उसकी मदर आती है और उसको क्या करती है? बंद करती है। और वो क्या है, सोचती है कि देखो शहरों के अंदर जो जीवन है कितना आरामदायक है, लेकिन हम जो है कि आप काफ़ी बड़ी मात्रा में क्या है इन गैजेट्स के ऊपर क्या है कि हम निर्भर हो चुके हैं। और ये सारे के सारे क्या है कि बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी यूज़ करते हैं। और इसी वजह से क्या है, हमें आपको जो देखने को मिल रही है डिमांड और सप्लाई में क्या बहुत सारा गैप हो गया। इसका मतलब क्या है, लोगों की जो ज़्यादा डिमांड है एनर्जी के रूप में, लेकिन उसकी जो पूर्ति है वो कम आपको देखने को मिल रही है। और इस प्रकार से हमें जो साइंस और टेक्नोलॉजी है, हमने जो हमारे लाइफस्टाइल की बात करें हम, तो उसको क्या कर दिया गया, उसको बदल दिया गया। Power or energy plays a vital role in our lives. We also need power for industries, agriculture, transport, communication, and defense. Power resources may be broadly categorized on the conventional and non-conventional resources. उसके बाद है कि जो हमारा जो पावर है या फिर एनर्जी की बात करते हैं हम, ऊर्जा है जो हमारी, उसका जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसमें क्या है कि हम पावर का उपयोग क्या है हमारी इंडस्ट्रीज़ में करते हैं, हमारे एग्रीकल्चर में करते हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में, यहाँ तक कि डिफेंस में, हर जगह आपको क्या इसका उपयोग होता हुआ देखने को मिल जाएगा। इसी बेस के ऊपर हम इसको दो प्रकार से डिवाइड करते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज के अंदर। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में आज पढ़ेंगे। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर द लॉन्ग टाइम। फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स आर टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। देखिए, जो हमारे परंपरागत ऊर्जा के संसाधन वे होते हैं, साधन वो है जिसका क्या है हम लंबे समय तक एक उपयोग करते आ रहे हैं, यानी कि काफ़ी समय हो चुका है हम उनका उपयोग कर रहे हैं। जिसमें से हमारे पास क्या जंगल की लकड़ियों की बात करेंगे और जो है जीवाश्म ईंधन की बात करेंगे, वो जो है वो हमारे फ्यूल के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो वो सारे के सारे कन्वेंशनल सोर्स के अंदर आते हैं। हम बात करते हैं फायरवुड की। इट इज़ अ वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग इन आवर कंट्री। मोर देन 50% ऑफ एनर्जी यूज बाय द विलेजेस कम फ्रॉम द फायरवुड। बिल्कुल सही बात है भाई कि भाई ये इसका जो निर्माण करते हैं हम खाना पकाने के लिए, किसी चीज़ को गर्म करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और हमारे देश में जितना भी जो ग्रामीण परिवेश है उसके जो आप कह सकते हैं उसका 50% क्या है आज भी इस फायरवुड का ही उपयोग करता है। Remains of plants animals which were burned under the earth of the million of years ago, converted by the heat and processed into fossil fuels. Fossil fuels such as the coal, petroleum and natural gas are main source of the energy. उसके बाद क्या है कि भी जो हमारे जो प्लांट्स होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं, जैसे वे मर जाते हैं उसके बाद जो अवशेष बच जाते हैं वो पृथ्वी के नीचे क्या दबना शुरू हो जाते हैं। और क्या है कई मिलियन ईयर्स के बाद क्या है उनके ऊपर क्या है लगातार दबने की वजह से एक तो उनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर के साथ साथ क्या उनके अंदर क्या हीट भी बढ़ेगी और उसके बाद क्या वो जीवाश्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें से कोयल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे भाई। The resources of these minerals are limited. The rate of which the growing world population in consuming them is so far greater than the rate of the formation. So these are likely to be exhausted soon. उसके बाद एक तो समस्या की बात है कि भाई जो ये रिसोर्सेज हैं ये क्या देखने को मिल रहे हैं, ये लिमिटेड सोर्स है इनका। और जो इनकी जो हम बात कर रहे हैं इनकी जो बनने की बात है वो धीमी है और हमें तीव्र गति से इनको क्या करें कंज्यूम करते चले जा रहे हैं भाई। उसके बाद इसीलिए क्या कि एक दिन ये क्या बहुत जल्दी आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, ये सरफेस के ऊपर से ख़त्म होते हुए भी ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कोयल की। दिस इज़ द मोस्ट abundantly found fossil fuels. It is used to as a domestic fuel in industries such as iron and steel, steam engine and to generate electricity. उसके बाद जब हम बात करते हैं कोयले की तो सबसे प्रमुख है जो जीवाश्म में जो ऊर्जा की बात करते हैं तो कोयले का सबसे ज़्यादा महत्व आता है। उसके बाद इसका उपयोग हम घरों के अंदर क्या फ्यूल के रूप में करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, स्टीम इंजन को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा क्या है उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोयल इज़ कॉल्ड थर्मल पावर। और जो है क्या है कि जो
इलेक्ट्रिसिटी हम कोयल से प्राप्त करते हैं, उनको गर्म करने के पश्चात जो हम कन्वर्ट करके क्या है उसमें कोयले का उपयोग किया जाता है, तो उसको क्या हम थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। द कोयल विच वी आर यूजिंग टुडे आज फॉर्म्ड मिलियन ऑफ ईयर्स अगो when giant ferns and swamps got buried under the layers of the earth. Coal is therefore referred to as a buried sunshine. उसके बाद है जो हमारे कोयला आज उपयोग कर रहे हैं उसका निर्माण क्या कई मिलियन ईयर्स पहले हुआ था, जब हमारे यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो जीव जंतु थे वो क्या नीचे दबते चले गए और उनके दबने की प्रक्रिया के कारण हुआ, इसलिए इसको बरिड सनशाइन के नाम से भी जानते हैं भाई। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, जर्मनी, रसिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस। द कोल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया आर रानीगंज, झरिया, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड। उसके बाद यदि विश्व की बात करें तो चाइना है, यूएसए, जर्मनी, रसिया, ये सारे देश क्या उत्पादन कर रहे हैं। और यदि हम भारत की बात करें तो भारत में क्या रानीगंज है, झरिया, धनबाद और बोकारो है, ये क्या प्रमुख क्षेत्र हैं जो हमारे यहाँ पर कोयला उत्पादन कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेट्रोलियम की। The petroleum that keeps your car running as well as the oil that keeps your cycle from skiing both began as a thick black liquid called petroleum. It is found between the layer of the rocks and it drilled from the oil field located in offshore and coastal areas. इसके बाद जो हम बात करें कि भी जो पेट्रोल होता है जिसके ऊपर आपकी कार चलती है, यहाँ तक कि जो आप अपने साइकिल में जो है अगर वो कुछ आवाज़ आती है तो उसको क्या है इसके जो आवाज़ को बंद करने के लिए आप उसके अंदर तेल डालते हैं, या फिर हम बात करते हैं इसको क्या है पेट्रोलियम से आप कह सकते हैं पेट्रोलियम उसमें यूज़ किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि भी तेल उसके अंदर उपयोग किया जा सकता है अभी। उसके बाद है हम जब बात करें ये क्या एक लेयर में देखने को मिलेगा और इसको क्या है ड्रिल करके हमारा क्या है माइनिंग की प्रोसेस के द्वारा इसको बाहर निकाला जाता है, जो क्या तट के पास से और तट के दूर से थोड़ा अंदर की और समुद्र के अंदर भी आपको इसको निकाला जा सकता है अभी। इसके लिए क्या अंदर मतलब अंदर की तरफ भी जो है आपको ये निकलता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं उसके बाद जैसे हम बात कर रहे थे कि भाई क्या है तट के पास से और अंदर की तरफ से भी निकाला जा सकता है। देन इज सेंट टू द रिफाइनरीज विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूस ए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट लाइक डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट्स। उसके बाद क्या कि ये जो मिनरल्स होते हैं जो हम निकालते हैं इनको उस निकालने के बाद क्या हम सीधा इनका उपयोग नहीं कर सकते, उसके बाद इनको रिफाइनरीज में बेचा जाता है जहाँ इनको शुद्ध किया जाता है और वहाँ से इनसे कच्चा तेल निकाला जाता है। लेकिन जब हम इससे कच्चा तेल निकालते हैं तो उसमें क्या है डीजल भी निकलेगा, पेट्रोल भी निकलेगा, केरोसिन भी है, उसमें मोम भी निकलेगा, प्लास्टिक और लुब्रिकेंट अन्य प्रकार के जो हम कह सकते हैं वो सारे के सारे पदार्थ आपको इसके अंदर से निकलते हुए देखने को मिलेंगे भी। और इसी वजह से इसको क्या ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। The chief petroleum producing countries are Iran, Iraq, Saudi Arabia and Qatar. The other major produce in the USA, Russia, Venezuela and Algeria. The leading producer in India are Digbo in Assam, Mumbai in Mumbai and deltas of the Krishna and Godavari rivers. उसके बाद जब हम बात करते हैं कि भाई जो प्रमुख जो देश हैं वो हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज होते हैं मिडिल ईस्ट के, जैसे ईरान है, इराक है, सऊदी अरब, कतर है, सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। यूएसए और रसिया भी काफ़ी मात्रा में क्या इनका नाम आता है कोयल उत्पादन के अंदर, लेकिन हमारा पेट्रोलियम के अंदर। यदि हम भारत की बात करें, भारत में जो सबसे पहले जो तेल था वो असम के अंदर डिगबोई नामक स्थान पर निकाला गया था। उसके बाद आज के समय में जो भी हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो स्थान है वो मुंबई हाई है, वहाँ से सबसे ज़्यादा निकाला जाता है। इसके अलावा जैसे कि डेल्टाज हैं, यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते प्रॉपर वे में निकाला जाता, लेकिन प्रयास हमारा बहुत ज़्यादा हमारा जारी है कि इन तटों के ऊपर भी क्या हमें अवशेष पाए गए हैं कि भी यहाँ पर भी क्या है पेट्रोलियम क्या है बड़ी मात्रा में हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेचुरल गैस की। भाई यदि हम नेचुरल गैस की बात करें तो इसी प्रकार से सेम है, जहाँ पर आपको पेट्रोलियम दिखाई दे रहा उसी से आप इसको प्राप्ति कर सकते हैं। नेचुरल गैस इज फाउंड इन द पेट्रोलियम डिपॉजिट एंड इट्स रिलीज व्हेन द क्रूड ऑयल इज ब्रॉड इनटू द सरफेस। तो हम कह सकते हैं कि जब हम इसको निकाल रहे होते हैं तो उसके साथ साथ क्या हम इस नेचुरल गैस की प्राप्ति कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। रसिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड आज द मेजर प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस। उसके बाद क्या है कि भाई इसका उपयोग हम अपने घर में भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि हम इसका उपयोग इंडस्ट्रीज़ में क्या फ्यूल के रूप में उपयोग करते हैं। नॉर्वे, यूके वगैरह ये कंट्रीज़ हैं, रसिया जो इसके अंदर ज़्यादा उत्पादन करती हैं। इन इंडिया, जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफ शोर इन द मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सफिशेंट नेचुरल गैस रिजर्व फॉर देयर ओवन। उसके बाद भारत में क्या है जैसलमेर के अंदर कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है, त्रिपुरा वहाँ पर स्थानों पर क्या हम यहाँ पर
निकाला जाता है। इसके अलावा मुंबई भी है, जैसे मैंने आपको बात की मुंबई आई भी स्थान आता है, वहाँ से नेचुरल गैस की प्राप्ति की जाती है। बहुत ही कम कंट्रीज़ ऐसी होंगी जो नेचुरल गैस के मामले में रिजर्व है, उनके पास जो है बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा अभी गैस। The sharp increase in our consumption of the fossil fuels had led to their depletion of an alarming rate. The toxic pollution released from the burning these fuels are also a cause for the concern. Unchecked burning of the fossil fuels is like an unchecked dripping tap which will eventually run dry. This had led to the tapping of various non-conventional sources of energy that are cleaner alternatives to the fossil fuels. उसके बाद जब हम बात करें कि भी जो इनका जो बड़ी तीव्र गति से जब हम इनका उपयोग करें, कंजप्शन करें फॉसिल फ्यूल्स का, तो इसमें क्या है कि एकदम से क्या हमारे सामने क्या एक चेतावनी दे दी है। और उसके बाद क्या है, इसके अंदर जो इससे जो हम जब इसको जलाते हैं तो जलाने से क्या है, इसकी बहुत बड़ी मात्रा हम कह सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन होता है वो भी आपको देखने को मिलता है। उसके बाद हमें इसकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। और जो पूर्णतः जला हुआ नहीं, मतलब अधजला बोल सकते हैं आप उसको, तो वो भी क्या काफ़ी हद तक एनवायरनमेंट पोल्यूशन आपको करता हुआ देखने को मिल जाएगा। और ये क्या है कि भी जब हम बात करें, अगर हम ये गति इसी प्रकार से बनी रही तो हमें आगे आने वाले समय में क्या बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है भाई। सबसे लास्ट में है एक और हाइडल पावर की बात की गई है। हाइडल इलेक्ट्रिसिटी होती है रेन वाटर ऑन or a river water stored in the dams in made fall from the heights. The falling water flows through pipes inside the dams for turbine blades placed at the bottom of the dam. The moving blades enter the generator to produce electricity. This is called hydroelectricity. The water discharged from the generation of the electricity used for the irrigation, 1/4 of the world electricity produced by the hydroelectric power. The leading producer of hydel power in the world are Paraguay, Norway, Brazil and China. Some other example of the hydro power station: India in Bhakhara Nangal, Gandhi Sagar Bandh, Nagarjuna संसाधन बांध और दामोदर वैली प्रोजेक्ट भाई। उसके बाद यदि हम भारत की बात करें, भारत की बाद में बात करेंगे, क्या होता है कि भी सबसे पहले क्या जो रेन वाटर की बात करेंगे, हम नदी की बात करेंगे। नदी होती है एक, नदी के ऊपर क्या कर लिया जाता है इस प्रकार से, जैसे ये दिखाई रखा, मुझे बनाने की आवश्यकता नहीं है। एक नदी होती है, नदी के ऊपर डैम बना लिया जाता है। उसके बाद नदी के ऊपर डैम बनाने के बाद एक साइड में रिजर्वर बनाया जाता है, जैसे बना रखा, वहाँ पर पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है। उसके बाद उसे पाइप के माध्यम से अत्यधिक ऊंचाई से क्या है इस टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है। ये टरबाइन घूमेंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी और उसके बाद यहाँ पर इसको स्टोर कर लिया जाता है और फिर इसको आगे की तरफ क्या कर दिया जाता है, सप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया होती है अभी इसके अंदर। इसको हाइडल इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया गया है। उसके बाद हम इसका और भी उपयोग कर सकते हैं। देखो, ये पानी के साथ साथ इस पानी का उपयोग हम इसका इरिगेशन के माध्यम से भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो प्रमुख जो क्षेत्र हैं यदि हम बात करें विश्व के अंदर, उसमें क्या है कि भी पराग्वे, नॉर्वे सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यदि भारत के अंदर बात करें, प्रमुख है जैसे दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, नागार्जुन सागर बांध है, हमारे गांधी सागर बांध है, भाखड़ा नंगल बांध है। तो ये जो है प्रमुख जो हमारे डैम आपको देखने को मिल सकते हैं भाई। हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भाई। सॉरी, हम इसके बारे में अगली क्लास में नहीं, अगला जब हमारा पीरियड लगेगा तब पढ़ेंगे भाई हम।